हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म द नोट्सबुक ग्लोबल एकेडमी पे। हम लोग बात करेंगे अभी हाल फिलहाल में पाकिस्तान के ओर जो सिंधु जल समझौता हुआ था 1960 में। ये आप सभी को पता होगा। 1960 में वर्ल्ड बैंक की अध्यक्षता में सिंधु जल समझौता हुआ था, अर्थात इंडस ट्रीटी हुआ था, है ना। इंडस वाटर ट्रीटी हुआ था। तो इंडस वाटर ट्रीटी भारत और पाकिस्तान के बीच में जो समझौते कराए गए थे 1960 में वर्ल्ड बैंक की अध्यक्षता में, उसमें ये बात कही गई थी जो पूर्ववर्ती नदियां हैं और पश्चिमी जो नदियां हैं उनसे संबंधित जल का जो है बंटवारा इसमें था, जिसमें ICJ मतलब इंडस और चेनाब और झेलम, इन तीन नदियों का 80% जल जो है उसका प्रयोग पाकिस्तान करता था, 20% भारत करता था। ठीक, इसके अलावा और जो नदियां हैं उनके 80% के जल का प्रयोग जो है भारत और 20% जल का प्रयोग जो है पाकिस्तान करता था। अभी पिछले वर्ष जो है ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के द्वारा जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसको क्या कर दिया गया, सीधे सीधे समाप्त कर दिया गया। और भारत ने पूर्ण रूप से जो इंडस वाटर है उस पर अपना अधिकार ले लिया और पूर्ण रूप से भारत ने यह भी कहा कि टेररिज्म और रिलेशनशिप एक साथ नहीं चल सकते हैं, अर्थात आतंकवाद जो है और दोनों देशों के बीच रिश्ते एक तरह से अच्छे तरह से नहीं चलेंगे जब तक कि आप आतंकवाद को समाप्त करने के लिए तत्पर ना हो। तो इसके तहत आपने देखा होगा भी हाल फिलहाल में भारत सरकार ने एक और कदम उठाया है। आप कहेंगे आप कौन सा एक ऐसा कदम उठाया है? तो चूंकि आपको पता होना चाहिए कि भारत का जो क्षेत्र है वह उत्तरी क्षेत्र में आपको क्या दिखाई देगा, हिमालय दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? हिमालय। और हिमालय के पार्ट में आप देखेंगे तो ग्रेट हिमालय वाले पार्ट में, यानी बृहद हिमालय या जिसको महान हिमालय कहा जाता है, जिसकी ऊंचाई सर्वाधिक है, उस हिमालय में आपको ग्लेशियर्स दिखाई देंगे, है ना। क्या दिखाई देंगे? ग्लेशियर्स। ये आपने भूगोल में पढ़ा होगा कि ग्लेशियर्स के मतलब कैसे बनते हैं, क्या इसके कंडीशंस होते हैं। तो ग्लेशियर्स हैं। अब ग्लेशियर्स हैं तो आपको पता होगा कि ग्लेशियर्स मेल्ट जब होते हैं, पिघलते हैं, तो पिघलते हैं तो उसमें से क्या निकलता है? वाटर निकलता है। अब यह वाटर आपको दिखाई देगा कि बहुत सारे, जैसे ग्रेट हिमालय से जो ग्लेशियर्स हैं उनसे जो जल निकलता है उनकी बहुत सारी धाराओं से अलग अलग नदियां निकलती हैं, जैसे इंडस वाटर हो गया, सतलुज हो गया, या भारत की जो सबसे लंबी नदी है जैसे गंगा नदी हो गई, यमुना नदी हो गई, ब्रह्मपुत्रा हो गई। ऐसे बहुत सारी नदियों का उद्गम आपने देखा होगा कि ग्लेशियर से होते हैं, ग्लेशियर से निकलते हैं, यानी हिमालयी नदियां जिनको कहा जाता है, जिसमें वर्ष भर जल आपको देखने को मिल सकता है। अब इसमें से जो चूंकि लद्दाख वाला जो रीजन है, लद्दाख वाला जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र की अगर हम लोग बात करें तो लद्दाख वाला क्षेत्र भी, वहां पे ग्लेशियर्स ज्यादा आपको दिखाई देंगे। वहां पे टेम्परेचर हमेशा लो रहता है। यही कारण है कि लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के कुछ ऐसे भाग हैं जिनमें आपको कोल्ड डिजर्ट भी देखने को मिल जाएगा। अब डिजर्ट क्यों कहा जा रहा है कोल्ड है तो? क्योंकि बहुत अत्यधिक मात्रा में जब ठंडी पड़ती है तो कहीं ना कहीं वहां पे फसलें या और भी बहुत सारी जो वनस्पतियां हैं वो प्रभावित होती हैं, वहां पे नहीं हो पाता है। जैसे गर्म मरुस्थल में नहीं हो पाता है, ठीक वैसे ठंडे मरुस्थल में नहीं हो पाता है, तो इसलिए उसको कोल्ड डिजर्ट कहा जाता है। अब यहाँ चूंकि बात पाकिस्तान का इसलिए यहाँ पे किया जा रहा है क्योंकि सिंधु जल समझौता उसको तो स्थगित किया ही गया था भारत के द्वारा। एक लद्दाख में एक ग्लेशियर्स जो है वो मेल्ट होता था, और मेल्ट होने से उसकी धारा जो है वह पाकिस्तान में जाती थी, जिसके लगभग जिससे 90 मिलियन लीटर पानी जो है वह प्रभावित होता था, प्रवाहित होता था। तो 90 मिलियन लीटर पानी हमेशा प्रवाहित होता था इस ग्लेशियर के मेल्ट होने से, जिसमें प्रकार जो पाकिस्तान देश है उसके आपको दिखाई देगा कि जो भी जीवनचर्या है, जीवनचर्या जो लोगों की जीवनचर्या है, जो किसान या कृषि वर्ग के लोगों या इंडस्ट्रियल लेवल के जो लोग हैं उनकी जो जीवनचर्या है एक तरह से जीवन रेखा के रूप में काम करता था। या हालांकि नदियां भी तो काम करती ही हैं, लेकिन यही सिंधु जल जो है इस सिंधु में वह जो है मेल्ट होके जाता था। अब चूंकि आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो इंडस वाटर है वह तिब्बत के पठार से निकलती है, इंडस रिवर, और लद्दाख होते हुए और उसके बाद से पाकिस्तान जाती है। तो इसी लद्दाख में मेल्ट होके या मुख्य रूप से इंडस वाटर में जाता था। अब भारत ने क्या किया है, इस ग्लेशियर का जो पानी जो कि मेल्ट होता था ग्लेशियर, इस ग्लेशियर के पानी को भारत ने रोक दिया है। जब मेल्ट होता था इस पानी को डाइवर्ट करके लद्दाख और जम्मू कश्मीर जैसे क्षेत्रों में डाइवर्ट कर दिया गया है, ताकि यहाँ पे लोकल लेवल पे जो यूटीज है, जेके एंड मतलब जम्मू कश्मीर और लद्दाख, यहाँ के लोगों को सुविधा मिल सके, यहाँ के किसान वर्ग के लोगों को सुविधा मिल सके, कृषि से लेके इलेक्ट्रो हाइड्रो प्रोजेक्ट यहाँ पे अच्छे तरह से काम कर सकें। इसलिए इस पानी को, इस वाटर को क्या कर दिया गया है, डाइवर्ट करके फार्मिंग के लिए जो है डाइवर्ट कर दिया गया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं लद्दाख चैनल्स 90 मिलियन लीटर ऑफ ग्लेशियर्स मेल्ट डेली टू 12 विलेजेस
दिस सक्सेसफुल मॉडल इज जस्ट ब्लूप्रिंट। तो ये 12 ऐसे गांव हैं जहां पे ये फार्मिंग के लिए बहुत ही लाभदायक, भारत के ऐसे 12 गांव हैं जहां पे मुख्य रूप से फायदा पहुंचाएगा। जो कि पानी पहले जाता था कहां पे, पाकिस्तान में जाता था, अब इससे पाकिस्तान को नुकसान होने वाला है। तो लद्दाख के सामने महत्वपूर्ण जल संप्रबंधन ये चीजें आपको दिखाई देगी। लद्दाख प्रशासन ने स्टोक गांव वाले से बहने वाले ग्लेशियर के पिघलने के पानी के एक बहुत बड़े हिस्से को सिंचाई के रूप में आपको दिखाई देगा मोड़ा है, और डाइवर्ट करने के बाद लगभग इससे बताया जा रहा है कि 90 मिलियन लीटर पानी प्रतिदिन अब सीधे खेतों में पहुंचेगा और वहां पे फसलें होंगी, फसलों को जो है लाभ पहुंचेगा, किसानों को लाभ पहुंचेगा, सिंचाई व्यवस्था सुदृढ़ होगी, है ना। यह पानी पहले सिंधु नदी में चला जाता था और इसके जरिए पाकिस्तान में जाता था, है ना। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान, एक तो नदियों के पानी को रोका गया है, उससे प्रभावित ही है, और ये भी पानी रोक दिया गया है, इससे भी बहुत ज़्यादा वहाँ पे आपको दिखाई देगा प्रभाव पड़ते हुए, है ना। तो बड़े बांध या महंगे प्रोजेक्ट के जरिए यहाँ पे ये काम नहीं किया गया है, बल्कि मौजूदा सिंचाई व्यवस्था में कम लागत वाला अर्थवर्क और डायवर्जन चैनलों के माध्यम से ये कार्य किया गया है, जिसमें 12 गांव और 1000 एकड़ से अधिक कृषि भूमि को लाभ मिलने की इससे उम्मीद बताई जा रही है लद्दाख जैसे क्षेत्रों में। अब यह स्टोक क्षेत्र ग्लेशियर और बर्फ पिघलने से मिलने वाला जो जल संसाधन है उसके लिए महत्वपूर्ण इसलिए माना जा रहा है क्योंकि स्टोक नाला स्टोक कांगरी ग्लेशियर से पोषित होता है। कौन सा ग्लेशियर है? स्टोक कांगरी ग्लेशियर। यह मुख्य रूप से लद्दाख में आपको दिखाई देगा यह ग्लेशियर। इस पानी का एक बड़ा हिस्सा सीधे नीचे बहते हुए सिंधु नदी में जाता था, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है पहले ही। अब यह पानी कहाँ पे जाएगा? सीधे सीधे किसानों के खेतों में जाएगा, 12 गांव के किसानों को लाभ पहुंचेगा इसमें। इसमें आपको दिखाई देगा कि स्टोक नाले के अतिरिक्त पानी को ईगो फे इरिगेशन कैनाल की ओर मोड़ा जाएगा, जिसके लिए नाले के मुख्य प्रवाह से पानी को निकालने के लिए 2 डायवर्जन बनाए गए हैं, और इसके अनुसार 26 क्यूसेक जो अतिरिक्त पानी है उसको नहर की ओर भेजा जाएगा, जो अलग अलग क्षेत्रों में जाके वहां पर भी सिंचाई व्यवस्था को सुदृढ़ करेगी। तो एक तरह से पानी को स्टोरेज करना और स्टोरेज करके फिर अलग अलग क्षेत्रों में भेज के सिंचाई व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए यह तत्पर योजना है, जिसमें आपको दिखाई देगा कि डाइवर्जन किया गया है ग्लेशियर्स के पानी को, जो कि लद्दाख से होके सीधे सीधे मिल जाता था कहाँ पे? सिंधु जल में, है ना, सिंधु रिवर में। लद्दाख को अक्सर क्लोड डिजर्ट या ठंडा मरुस्थल कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे ग्लेशियर्स बर्फ जो है यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको दिखाई देंगे। तो लद्दाख में आपको पानी की भी शॉर्टेज दिखाई देगी, तो यहाँ पे पानी की शॉर्टेज की भी एक तरह से आपको दिखाई देगी कि जो शॉर्टेज थी उसकी भी प्रतिपूर्ति कहीं ना कहीं यहाँ पे होते हुए नजर आएगी। अब खेतों तक पहुँचाया जा सके तो इससे क्या हो सकता है? कृषि भूमि का विस्तार होगा, फसल उत्पादकता बढ़ेगी, किसानों की आय में वृद्धि हो सकती है, ग्रामीण रोजगार बढ़ सकता है, कृषि संबंधित रोजगार बढ़ सकता है, फूड जो सिक्योरिटी है वो भी मजबूत हो सकती है, जैसे फूड का अधिक लेवल पे उत्पादन होगा तो स्थानीय स्तर पर पानी की उपलब्धता भी बढ़ सकती है। जो पानी की किल्लतें यहाँ पे देखने को मिलती है वह भी कहीं ना कहीं यहाँ से राहत मिलते हुए नजर आएगी। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से निपटने की भी क्षमता यहाँ पे बढ़ता हुआ यहाँ पे दिखाई देगा आपको। अब इसका विशेषता यह है कि लो कॉस्ट नेचर के रूप में है, इसलिए सबसे ज़्यादा चर्चा में बना हुआ है, यानी कॉस्ट इसका कम लगा है और उसके बाद से है जो है यह कहीं ना कहीं लाभदायक भी है। अब इस पे भारत पाकिस्तान जल संबंधों के संदर्भ में इसका क्या महत्व है अगर देखें हम लोग, तो इसका महत्व है कि सिंधु नदी प्रणाली भारत पाकिस्तान चूंकि दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, दोनों देशों में बहती है। अब इसमें केवल हेडलाइन के आधार पर नहीं समझना है, इसमें अगर हम लोग समझें तो लद्दाख में किया गया यह कदम मुख्यतः भारत के अपने क्षेत्र में जो जल उपलब्ध है उसके स्थानिक उपयोग से जुड़ा हुआ है, न कि पाकिस्तान के क्षेत्र में उपलब्ध जल है उससे जुड़ा हुआ है। तो इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है? कृषि और जल सुरक्षा को मजबूत करना। ऐसा इसका उद्देश्य नहीं है कि पाकिस्तान के लिए सिंधु नदी के प्रवाह को राजनीतिक रूप से रोकना, यह मुख्य रूप से इसका एम नहीं है। इसका एम जो है मैंने आपको पहले ही बताया कि प्राथमिक उद्देश्य कृषि और जल सुरक्षा को क्या करना है? स्ट्रॉन्ग करना है ना। तो ये मुख्य रूप से इसलिए यह इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो फिर मिलते हैं हम लोग अपने अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।